Okay. So last time we were done with plant respiration. Today we gonna talk about in general all respiration and फिर उस basis पे हम लोग discuss करेंगे कि respiration के types क्या क्या होते हैं. ठीक है. तो आज जो topic हम लोग लेने वाले हैं that is in general, heading तो वही रहेगी, human respiration. एंड ये कौन से चैप्टर का है? दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेस पार्ट 1. ओके, काम करती हूँ, लिख ही देती हूँ मैं. लाइफ प्रोसेस पार्ट 1. ठीक है, दिस इज फ्रॉम दिस चैप्टर, जिसमें से वी विल गोना टॉक अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेशन. ओके, नाउ लास्ट टाइम ही हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन रेस्पिरेशन के जब हम बारे में बात करते हैं तो ह्यूमन रेस्पिरेशन इज नथिंग बट 2 टाइप आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन में. नो, जब एक किसी से पूछ लिया जाए कि ह्यूमन रेस्पिरेशन मतलब क्या, जैसे अगर मैं तुमको पूछूं ह्यूमन रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, व्हाट विल बी योर आंसर इन जनरल, इन सिंपल वर्ड्स? What we will think ह्यूमन रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथ करना, राइट? कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. दिस इज द कॉमन आंसर विच वी गेट जब वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेशन, राइट? तो बट दैट इज नॉट ऑल अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेशन. हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर रहे हैं, बट दैट इज लाइक कुछ रीजन होना चाहिए ना, किसी रीजन से यू डू समथिंग. इफ यू आर taking efforts, if you're putting energy into something, there has to be some reason for doing that, right? So if you're taking in oxygen, what is the reason? Why do you want to take in oxygen? So that is what is going to form the second part of human respiration. Okay, the human respiration is of 2 phases. I won't say 2 parts, I'll better say it is of 2 phases. Okay, पहला phase आता है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, वो है हमारा सिंपल ब्रीदिंग. तो व्हेन यू आर सेइंग कि ब्रीदिंग इज रेस्पिरेशन, ट्रू, बट ब्रीदिंग इज नॉट अ कंप्लीट रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में 2 फेजेस आ जाते हैं. ब्रीदिंग मतलब क्या? सिंपल ऑक्सीजन इनटेक, जिसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन, राइट? इंस्पिरेशन मीन्स टेकिंग इन. व्हाट डू वी टेक इन? वी टेक इन ऑक्सीजन, राइट? एंड दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपीरेशन. ठीक है, एक्सपीरेशन इज कि कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं आउटसाइड. ये प्रोसेस होता है तुम्हारा सिंपल ब्रीदिंग, एंड ब्रीदिंग इज नथिंग बट इट इज अ फिजिकल प्रोसेस. ओके, फेयर इनफ. नेक्स्ट पार्ट क्या आता है ब्रीदिंग के बाद कि चलो ऑक्सीजन अंदर चला गया, अब बॉडी के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन किधर यूज हो रहा है, क्यों यूज करना है. हमने केमिस्ट्री में हर जगह पढ़ा है ऑक्सीजन यूज होता है अगर किसी रिएक्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ऑक्सीडेशन, राइट? तो ऑक्सीजन अगर किसी रिएक्शन में यूज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन योर बॉडी. तुम वो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन इसीलिए ले रहे हो क्योंकि तुमको कोई रिएक्शन करना है, और वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन होने वाला है. क्यों करना है वी विल डिस्कस फर्दर, बट दैट पार्ट, वो सारी चीजें, वो सारे स्टेप्स जो होंगे रिएक्शंस के, वो तुम्हारे सेल के अंदर होंगे, है ना? तो इसीलिए वो पार्ट को हम बोलते हैं सेलुलर respiration. Easy? So we have 2 phases of human respiration. एक होता है breathing, which is simple physical process. Oxygen intake, carbon dioxide is expelled out. Next phase is cellular respiration, जहाँ पे सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होगा. कैसे होगा उसके भी अलग अलग फेजेस होते हैं. पहले लेट्स डिस्कस कि क्यों होना चाहिए सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट? क्यों करना है सेलुलर रेस्पिरेशन? अभी थोड़ा रेस्पिरेशन को साइड में रखते हैं, डाइजेशन पे आते हैं. डाइजेशन में क्या होता है? खाना खाते हैं हम, राइट? क्यों खाना खा रहे हैं हम खाना खा रहे हैं क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए, बराबर? That is as simple as that. Why do we eat food? हमको भूख लगी है, क्यों खाना खा रहे हैं? हमको एनर्जी चाहिए. मतलब खाना खाने के बाद वो खाना जब पेट में जा रहा है उसके साथ कुछ तो ऐसे रिएक्शंस हो रहे होंगे जिससे हमको एनर्जी मिलेगी. अब हम एक टाइप का तो खाना नहीं खाते, अलग अलग टाइप का खाना खा रहे हैं. मतलब अलग अलग टाइप का जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, that nutrition is ultimately giving us energy, right? And that energy is helping us to process, to do all the types of life process which we discussed last time. जैसे respiration एक हो गया, digestion हो गया, circulation हो गया.
कोई भी तुम्हारा लाइफ प्रोसेस, इवन मूवमेंट, लोकोमोशन, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इफ यू आर टॉकिंग, everything requires energy, right? So basically point is you are taking nutrition. Why are you taking nutrition? Because you need energy, and वो energy कहाँ से आ रही है? From the food you intake, बराबर? तो सेलुलर रेस्पिरेशन में हम बात करेंगे कि तुम्हारा खाना ना, खाने में अलग अलग है. प्रोटीन्स खाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, वी हैव लिपिड्स, फैट्स एंड एवरीथिंग, राइट? बट यहाँ पे पर्टिकुलरली जो एक सोर्स हम यूज करते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट. ओके, नाउ दिस इज कंप्लीटली गोइंग इन डेप्थ ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशंस. ओके, सो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट. Okay, now carbohydrate is the source of energy which we gonna use, okay, to form energy. Energy हमारे बॉडी में एनर्जी का करेंसी होता है. मतलब why do we call currency? मतलब ये एक फॉर्म है ऑफ मॉलिक्यूल जो हम यूज कर रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, तो यहाँ पे हमारे बॉडी में कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है? एटीपी का. ठीक है, एटीपी फुल फॉर्म, एटीपी का फुल फॉर्म विल बी adenosine triphosphate. Okay, so that is your full form of ATP, adenosine triphosphate. मतलब क्या? एक सिंपल वर्ड में बता देती हूँ. फॉस्फेट मतलब क्या? फॉस्फेट वाला P, right? The element. Okay, so that is phosphate. एडिनोसाइन क्या है? एडिनोसाइन एक न्यूक्लियोटाइड है. इफ यू रिमेम्बर, हमने अलग अलग पढ़ा है, न्यूक्लियोटाइड पढ़ा है, ए, जी, टी, सी, राइट? डीएनए का जब तुम स्ट्रक्चर पढ़ते हो उसमें तुमने अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े होंगे, उसमें से एक न्यूक्लियोटाइड है एडिनोसाइन. ओके, तो ये एडिनोसाइन से अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, सपोज दिस इज एडिनोसाइन, ये एडिनोसाइन से एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ, तो उसको मैं बोलूंगी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. क्यों? क्योंकि एक फॉस्फेट अटैच्ड है, बराबर. अब एक के जगह 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गए तो उसको बोलूंगे एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडीपी हो गया वो, है ना? 3 आ गए तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. दैट्स हाउ सिंपल इट इज. ओके, तो ऐसा कुछ उसको एक नाम की तरह उसको मत देखना कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इतना बड़ा नाम है. नथिंग, ब्रेक इट डाउन. एडेनोसाइन एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, इसीलिए हम उसको एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कह रहे हैं. ठीक है, आई होप इट्स सिंपल. सो सेलुलर रेस्पिरेशन इन शॉर्ट अगर मुझे बोलना है तो हम क्या कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में? हम जो कार्बोहाइड्रेट है, जो न्यूट्रिएंट्स हम खा रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं टू फॉर्म एनर्जी करेंसी. और एनर्जी करेंसी किस फॉर्म में है? एनर्जी करेंसी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओके, अभी ये कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत बड़ा ह्यूज टर्म है. कार्बोहाइड्रेट मतलब दुनिया भर के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. सिंपल वर्ड्स में सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम कौन सा यूज करते हैं हमारे बॉडी में? सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है तुम्हारा ग्लूकोज. ठीक है, तो इन शॉर्ट ग्लूकोज से हम बना रहे हैं एटीपी. जो अभी हम स्टडी करेंगे कि ग्लूकोज से एटीपी बनाने का कौन सा अलग अलग तरीका होता है. बट इतना तो कंफर्म्ड है कि जो भी एटीपी बन रहा है वो एटीपी ग्लूकोज से ही बनेगा. इतना कंफर्म्ड हो गया है. दैट इज योर सेलुलर रेस्पिरेशन. ओके, आई होप इट्स क्लियर टिल हियर. ओके, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट. अभी तुम्हारा ग्लूकोज से एटीपी बन कैसे रहा है? तो ये जो बनने वाला प्रोसेस है 2 तरीकों से होता है. तो तुम्हारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो फर्दर 2 टाइप का होता है. अगर मैं इसके 2 टाइप की बात करूं तो इसमें आ जाता है मेरा एक, जहां पे मैं ऑक्सीजन यूज करके सेलुलर रेस्पिरेशन करूंगी. मतलब इफ आई एम डूइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज, उसको मैं बोलूंगी एरोबिक रिएक्शन. ठीक है, ओके, या फिर आई शुड से एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, या तो तुम रिएक्शन लिखो या तो तुम एरोबिक रेस्पिरेशन लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? आई एम सेइंग कि यहां पे ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड. मतलब यहां पे
तुम ऑक्सीजन यूज कर रहे हो ग्लूकोज से एटीपी बनाने के लिए, एज सिंपल एज दैट। अब अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, मतलब उसी का अपोजिट क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा कि ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज्ड, ओके, इज नॉट रिक्वायर्ड और नॉट यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो एरोबिक रिएक्शन अगर हम बोल रहे हैं जिसने ऑक्सीजन यूटिलाइज किया, तो उसी के अपोजिट को हम बोल देंगे एनएरोबिक। ठीक है, यहां तक मतलब इन सिंपल हमको ये बोलना चाहिए कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, मतलब उनको अगर ग्लूकोज से एटीपी बनाना है तो वो ऑक्सीडेशन के थ्रू ही करेंगे, उसको बोलेंगे एरोबिक रिएक्शन। कुछ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एटीपी मतलब ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे एटीपी फॉर्म करने के लिए, मतलब वो बिना ऑक्सीजन के ही एटीपी बनाएंगे। तो अगर बिना ऑक्सीजन के कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो एनएरोबिक थोड़ा पॉज मारते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं। ओके, तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम फ्रेश। ओके, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। ठीक है, अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ पे हमने एक ही सिंपल वर्ड्स में पूरा डेफिनेशन बोल दिया। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वो रेस्पिरेशन जहां पे ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है। बराबर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज। व्हाई इज ऑक्सीजन यूटिलाइज? टू डू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, है ना। कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है तुम्हारा ग्लूकोज। बराबर, क्या फॉर्म करने के लिए? टू फॉर्म एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ओके, दिस इज योर सिंपल पूरा समरी ऑफ योर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो चीजें होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये होती हैं 3 मेन स्टेप्स में। ओके, तो इनका 3 मेन स्टेप्स है, जिसमें का पहला स्टेप है कि तुम्हारा ये जो ग्लूकोज है, अभी ऑब्वियसली ग्लूकोज की बात हो रही है कि ग्लूकोज यूज होता है तो हम ग्लूकोज से ही स्टार्ट करेंगे रिएक्शन करना। तो तुम्हारा जो ग्लूकोज है, तो यहाँ पे पहले स्टेप में हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे। बराबर, तो अगर मैं किसी ब्रेक डाउन करने की बात कर रही हूं तो ऑलवेज रिमेंबर जो टर्म्स आता है, सी इन बायोलॉजी ऑलवेज यू नीड टू व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड कि ये टर्म का मतलब क्या है, इफ देयर इज सम कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, ऑलवेज ब्रेक डाउन दोज वर्ड्स सो दैट इट विल बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कैसे होगा वो, अब मैं ये रिएक्शन का सिंपल वे में बता देती हूँ विदाउट एक्सप्लेनिंग। ये जो पहला रिएक्शन होगा इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब ये ग्लाइकोलाइसिस है। अब मैं बोल रही हूँ ब्रेक डाउन करो टर्म्स को ताकि तुमको इजी हो अंडरस्टैंड करने में। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? ग्लाइको आधा पार्ट हो गया, लाइसिस नेक्स्ट हाफ, राइट। सो यू हैव ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस मतलब क्या? लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना। ओके, किसी चीज को ब्रेक डाउन करने को हम लाइसिस बोलेंगे। ग्लाइको यहाँ पे वर्ड है फॉर ग्लूकोज। ओके, तो इन शॉर्ट ग्लाइकोलाइसिस अगर मैंने कहा तो इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि ग्लाइकोलाइसिस मीन्स यू आर ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज। आई होप इट्स क्लियर। अब ये सारी चीजें सेलुलर रेस्पिरेशन है, मतलब कि ये सारी चीजें सेल के अंदर हो रही हैं। बराबर, तो इस सेल के अंदर पहले ही मतलब जैसे ही सेल के अंदर गए वहां पे क्या आता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म, है ना। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन है, दिस ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ओके, ये है उसका साइट ऑफ रिएक्शन। ओके, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होगा। क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में? ग्लाइकोलाइसिस में जैसे मैंने बोला कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है। किसमें ब्रेक डाउन होगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके, अभी तुमको पूरा का पूरा रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली यू विल हैव दिस इन योर फर्दर स्टैंडर्ड्स। 11th स्टैंडर्ड में यू विल स्टडी इन डिटेल कि ये रिएक्शंस कैसे कैसे हो रहे हैं।
यहाँ पे तुमको क्या इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। अब वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में, ठीक है। पायरुविक एसिड को इन शॉर्ट अगर तुमको लिखना है तो तुम पायरुवेट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू पायरुविक एसिड, या फिर यू कैन शॉर्ट में यू कैन कॉल इट एज पायरुवेट, ओके। सो दिस इज योर ग्लूकोज। अब इसके साथ, ये तो मेन प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट के साथ साथ और भी चीजें बन रही हैं, जैसे कि मेन जो तुमको चाहिए था एनर्जी बनना, तो एनर्जी कौन से फॉर्म में बन रहा है? एटीपी के फॉर्म में। अपार्ट फ्रॉम एटीपी और भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जैसे कि ये नया this is a new term which will be new molecule which will be introduced to you, that is NADH2, okay। अब ये पहले तो कभी सुना नहीं होगा NADH2। अब NADH2 is basically, NADH2 क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। थोड़ा बहुत लंबा टर्म हो गया, ब्रेक इट डाउन। निकोटिनामाइड इज फॉर N। नाउ I'll tell you one very simple and usual mistake which has been done when somebody asks you the full form of NADH2। तो NADH2 में हम निकोटिन N को पकड़ लेते हैं, अमाइड N A को बना देते हैं, and we tend to forget adenine, but please remember nicotinamide completely is for N, adenine is for A, DH2 that is डाइन्यूक्लियोटाइड, ये है तुम्हारा पूरा निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, दैट इज NADH2, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा NAD का फुल फॉर्म, ओके। NAD का फुल फॉर्म है ये, H2 उसमें ऐड हो जाता है। अब वो उसका क्या यूज होता है वो हम आगे देखेंगे कि क्या यूज होता है। राइट नाउ NAD का तुमको फुल फॉर्म पता रहना चाहिए कि निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। प्लीज रिमेंबर दिस अगेन, लाइक कीप रिवाइजिंग इट टू योरसेल्फ। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं? पायरुविक एसिड बन रहा है, ATP बन रहा है, NADH2 बन रहा है, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और एक मॉलिक्यूल बनता है जो है तुम्हारा नॉर्मल सा तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल H2O, ओके। अब मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स बन तो रहे हैं, कितने बन रहे हैं? तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, याद रखना, ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज हमेशा 6 कार्बन का होता है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, बराबर, लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये ग्लूकोज जो है C6H12O6, H12O6 थोड़ा बगल में रखो, C कितने हैं, कितने कार्बन है? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और जो तुम पायरुविक एसिड का अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो पायरुविक एसिड बनता है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल से, है ना। तो पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में 6 होते हैं, बराबर। मतलब पूरा का पूरा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है 3-3 मॉलिक्यूल के पायरुविक एसिड में। मतलब मुझे कितना मॉलिक्यूल मिलेगा पायरुविक एसिड का? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मुझे मिलेगा 2 पायरुविक एसिड, ओके। एंड आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी शॉर्ट स्टेटमेंट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोलिसिस, तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड तो मिलेंगे, प्लस जितने भी बाकी के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं वो भी 2-2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। Just remember it that way. Don't make it complicated. You don't need to get into the detail of how these reactions are taking place. All you need to bother is one glucose molecule will give 2 molecules of each pyruvic acid, ATP, NADH2 and water molecule. Okay. Now, because you're not studying each and every reaction in detail, it might be little, difficult for you to remember each and every reactions, but try to keep it very simple. ATP हर reaction में मिलेगा, क्यों? क्योंकि हम respiration क्यों कर रहे हैं? ATP के लिए, बराबर। ATP के साथ साथ NADH2 फिलहाल take it for granted, याद कर लो NADH2 मिल रहा है। थर्ड रिएक्शन में तुमको पता चलेगा कि NADH2 का होता क्या है, ठीक है। तो फिलहाल जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, साइड में रखो। तो एटीपी मॉलिक्यूल तुमको हर रिएक्शन में मिलेगा, पायरुविक एसिड तुमको हर रिएक्शन में मिलेगा,
ठीक है, तो ये तो तुमको सॉरी पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस में मिलेगा, तो एटीपी जो है तुमको हर रिएक्शन में मिलेगा, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर. ओके, तो दिस इज अबाउट योर glycolysis ki your glucose is getting converted into two molecules each of pyruvic acid, ATP, NADH2 and water molecule. ठीक है, अब एक रिएक्शन होता है, बहुत सिंपल सा बहुत छोटा सा रिएक्शन हो रहा है जो मैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर कंसिडर नहीं करूंगी, बिकॉज ग्लाइकोलिसिस क्या होता है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, ये ग्लाइकोलिसिस उधर खत्म. तो एक रिएक्शन हो रहा है जो हम सेकेंड रिएक्शन भी नहीं बोलेंगे और ग्लाइकोलिसिस में भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत छोटा सा रिएक्शन होता है. क्या होता है वो छोटे से रिएक्शन में, इसलिए आई एम पुटिंग अ स्टार फॉर दैट, आई एम नॉट राइटिंग नंबर 2 फॉर दैट. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मेरा पायरुवेट बना, ठीक है, you know, let me just use some other color for that. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरा पायरुवेट बना है ना, जो मेरा पायरुविक एसिड था, अब वो पायरुवेट जो 3 कार्बन का है, बराबर, तो ये 3 कार्बन का पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A. Again, a new term for you, acetyl coenzyme A, या फिर इन शॉर्ट तुम उसको एसिटाइल को A करके भी लिख सकते हो. ठीक है, अब ये क्या है, क्लियरली लिख रहे हैं, कोएंजाइम है ये. ठीक है, तो इट इज बेसिकली अ कोएंजाइम. पायरुविक एसिड जो है एसिटाइल को A में कन्वर्ट हो जाएगा. एसिटाइल को A के साथ साथ ये बनाएगा 2 more molecules, वो है तुम्हारे 2 molecule. Let me do one thing. ये बनाएगा तुम्हारा 2 molecule NADH2 वापस से, प्लस 2 molecule का CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, बराबर, क्योंकि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमको 2 पायरुविक एसिड मिला था, तो ये 2 पायरुविक एसिड टुगेदर विल फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम A का मॉलिक्यूल. इट विल फॉर्म NADH2 एंड ऑल्सो इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नाउ सी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में किसी काम का है? नो, we don't use carbon dioxide for any reaction. तो क्या होगा, सेल्स के अंदर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं चाहिए, बाहर फेंक दो. कैसे बाहर फेंक रहे हैं, वापस से ब्लड में जाएगा, ब्लड उसको लंग्स के पास लेके जाएगा, लंग्स विल रिलीज इट थ्रू एक्सपिरेशन, एक्सेल करके, है ना, एज सिंपल एज दैट. अब यहाँ पे तुमको ब्रीदिंग वाला पार्ट क्लियर हो गया. ऑक्सीजन यूज कर रहे थे, क्यों, क्योंकि ये जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं ये सारे ऑक्सीडेशन, अभी ऑक्सीजन यूज करेंगे हम. ग्लाइकोलिसिस में अभी तक मैंने ऑक्सीजन यूज नहीं किया, तो ना वो एरोबिक में आता है ना एनाएरोबिक में. क्यों, क्योंकि अभी तक ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ है. ग्लूकोज से पायरुविक एसिड करने के लिए वी डिडंट यूज एनी ऑक्सीजन, बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सेल हो जाएगा बॉडी के बाहर. ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा, ये वो जो छोटा सा रिएक्शन था जो मैंने कहा कि एक छोटा सा रिएक्शन होता है जहां पे पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू acetyl coenzyme A, or in short you can write it as acetyl CoA. Okay, now let's talk about the second reaction. second कौन सा रिएक्शन हो रहा है, second रिएक्शन को हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड cycle, or you can write it as TCA cycle. ठीक है, ओके, तो दिस इज योर TCA cycle. तुम्हारा जो ग्लूकोज था, वो ग्लूकोज पायरुविक एसिड किधर हुआ था, किधर पढ़ा था हमने कि कहाँ हो रहा है, तो वो हमने देखा था कि वो हो रहा है तुम्हारा इसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, बराबर. तो वो चीज अगर साइटोप्लाज्म में हो रही थी, तो साइटोप्लाज्म से अभी धीरे धीरे हम जाएंगे हमारे पावर हाउस ऑफ द सेल. वी आर स्टडिंग इट फ्रॉम द लोअर स्टैंडर्ड्स. व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, किस सेल ऑर्गेनल को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट.
तो यहाँ पे क्या होगा कि अब धीरे धीरे मेरा मॉलिक्यूल जो है ट्राई करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि बचा हुआ जितना भी रिएक्शन होने वाला है वो सब होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बराबर। तो ये हो गया मेरा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ यहाँ पे एज नेम सजेस्ट, ट्राई मतलब 3, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो यूज होगा और वो पार्टिसिपेट करेगा इनटू टीसीए साइकिल। नाउ व्हेन आई एम सेइंग इट इज अ साइकिल, तो एज द नेम सजेस्ट साइकिल है, मतलब इट्स गोना बी अ साइक्लिक रिएक्शन, वो कंटिन्यूअसली चेन रिएक्शन बनेगा, साइकिल में वो रिएक्शन होता रहेगा, बराबर। बट वो कैसे हो रहा है? टीसीए, अभी ऐसे इमेजिन करो, ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज बन गया मेरा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। अब ये एक एंजाइम है, मतलब ये एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। कौन से रिएक्शन में? टीसीए साइकिल के। तो ये टीसीए का एक सर्कल है, कंटिन्यूअसली चेन रिएक्शन हो रहा है सर्कल में, राइट। इट इज अ साइकिल, इट इज कंटिन्यूअसली टेकिंग प्लेस। उसके अंदर जो मेरा एसिटाइल कोएंजाइम ए है, दैट इज कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन दैट साइकिल ऑफ रिएक्शन, है ना। तो टीसीए जो है वो कहां पे हो रहा है? इट इज हैपनिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। वो किस में हो रहा था? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस हो रहा था मेरा साइटोप्लाज्म के अंदर। ये किधर हो रहा है? ये अब एंटर कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो ये हो रहा है मेरा साइकिल इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है कि मेरा जो एसिटाइल कोए है, एसिटाइल को ए जो है, ये 2 मॉलिक्यूल बना था ना, यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए बना था। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो यहाँ पे सी, फाइनली व्हेन आई एम सेइंग कि यहाँ पे जाके ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब क्या कि यहाँ पे जाके मेरा यूज हो रहा है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, राइट। तो व्हेन आई एम यूजिंग ऑक्सीजन हियर, दैट मीन्स आई एम क्लियरली मेंशनिंग यहाँ पे ऑक्सीडेशन शुरू हो गया है कि नहीं। तो ये बन गया मेरा एरोबिक रिएक्शन कि ये 2 एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं? सो दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू माय कार्बन डाइऑक्साइड, right? Then you're getting water molecule. Along with that, most important 2 molecules जो यहाँ पे मिल रहे हैं वो है मेरे NADH2, जिसका फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी देखा था ऊपर, राइट। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, है ना। यहाँ पे NADH2 के साथ साथ एक और एक टर्म ऐड हो जाएगा जो वापस से थोड़ा सा नया है तुम लोग के लिए, वो है FADH2. Don't get very confused with this. I know these are new terminologies, but the more you will keep on revising it, it will become very easy for you. तो निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड क्या था? NADH2, बराबर। NADH2 के साथ ये एक नया टर्म आ गया तुम्हारे लिए, वो है FADH2। अब ये FADH2 क्या है? यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देते हैं। तो ये FADH2 है तुम्हारा फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो जैसे NADH2 था निकोटिनामाइड, तो निकोटिनामाइड N के लिए था, वैसे F के लिए आ गया फ्लैविन। बाकी का कंप्लीटली सेम है, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, है कि नहीं। एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एडेनाइन का ग्रुप है, उसके साथ साथ अगर निकोटिनामाइड लग गया तो फिर वो NADH2 NAD बन गया। अगर FAD की बात कर रहे हैं तो FAD बन जाएगा फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। Now remember one thing, I am not giving you the full form of FADH2, ये हम बात कर रहे हैं FAD के बारे में, फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD। वो अगर
रिड्यूस हो जाता है, मतलब उसमें अगर H2 आ जाता है तो वो NADH2 हो गया या FADH2 हो गया. ओके, आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज विद दिस. तो यहाँ पे इतना ही रिएक्शन हो रहा है सेकेंड वाला कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा था. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो TCA साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है. कैसे हो रहा है? जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं हम लोग, मतलब ऑक्सीजन यूज करके कन्वर्ट कर दे रहे हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रिलीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वी डोंट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? वाटर मॉलिक्यूल, देन यू हैव NADH2 दैट इज nicotinamide adenine dinucleotide and also your flavin adenine dinucleotide FADH2. Okay, so you get NADH2, you get FADH2. उसका काम अब तुमको समझ में आएगा तुम्हारे तीसरे रिएक्शन में. ओके, सो दिस इज योर थर्ड रिएक्शन जहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल तुमको मिलेगा, वो है तुम्हारा ETC साइकिल, ETC रिएक्शन. ना ETC क्यों बोल रहे हैं हम? इट इज फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, बराबर. तो वो बन जाएगा मेरा ETC. सिंपल वर्ड्स में तुम उसको ETC भी बोल सकते हो, ठीक है? ETC रिएक्शन किधर होगा? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के और भी अंदर होगा. पहले क्या पढ़ा था हमने, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का अगर तुमने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़े थे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के? लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर. ये तुम्हारा होता है आउटर कवरिंग, बराबर है ना? ये आउटर तुम्हारा मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का. माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन, राइट? तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन जो बहुत स्मूथ होता है, एंड इनर मेम्ब्रेन जो होता है विच इज नॉट स्मूथ. इनर मेम्ब्रेन इज काइंड ऑफ इनर फोल्डेड. ये ऐसे इनर फोल्ड्स होते हैं, है ना? I hope you remember the structure of mitochondria. This is how your mitochondria looks, right? ये अंदर का इनर मेम्ब्रेन है, ये बाहर मेम्ब्रेन है, और बीच का स्पेस जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस, राइट? अब इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो ये जो पार्ट है इसके अंदर छोटे छोटे F1 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? अब ये मैं ऐसे क्यों बना रही हूँ बल्ज जैसा? तो ये जो F1 पार्टिकल होते हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट. ये कैसे होता है? इट्स लाइक अ बल्ज. ओके, हेड होता है, यू हैव स्टॉक एंड यू हैव बेस. So this is your head, this is your stalk, and this is your base. ये होता है हमारा F1. ये होता है तुम्हारा F1 पार्टिकल. दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल. क्यों बोल रहे हैं पावर हाउस? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ATP बनने में हेल्प होता है ना? और ये जो पार्ट है दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, और ये जो पार्ट है ये है तुम्हारा F1 पार्टिकल, ठीक है? इसको हम F1 पार्टिकल बोलते हैं. इसमें क्या है? यू हैव अ हेड, यू हैव स्टॉक एंड यू हैव बेस. दिस पार्टिकल इज गोना, यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स है इधर होगा हमारा मेन ETC का रिएक्शन, ठीक है? तो जो तुम्हारा पूरा सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस. मतलब क्या? ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, दैट इज योर सिंपल ग्लाइकोलाइसिस, बराबर. अब नेक्स्ट क्या होगा कि तुम्हारा TCA साइकिल होगा. किधर होगा TCA साइकिल? इधर होगा. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जस्ट एंटर किया है, इधर होगा TCA साइकिल, है ना?
टीसीए साइकिल एंटर होने के बाद फिर F1 पार्टिकल में रिएक्शन होगा। वो F1 पार्टिकल में स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इट विल पार्टिसिपेट थ्रू F1 पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है कि रिमेंबर मैंने बोला था कि दो नए नए मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं तुमको। कौन से दो मॉलिक्यूल्स थे? NADH2 था, FADH2 था, है ना। तो यहाँ पे NADH2 और FADH2 ये दोनों मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन किधर? F1 पार्टिकल में, है ना। ये पार्टिसिपेट करते हैं हमारा मेन मॉलिक्यूल्स देने के लिए। अब कौन से मेन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास? हमको मिल रहा है ATP, बराबर, ATP मिलना चाहिए, और हमको मिल रहा है वाटर मॉलिक्यूल ना। अब ये ATP मॉलिक्यूल जो है वो कैसे मिलता है? जब हम बात कर रहे हैं NADH2 की, तो एक NADH2, okay, this is very important, one NADH2 will give 3 ATP molecules। मतलब एक NADH2 से हमको 3 ATP मॉलिक्यूल मिलता है, whereas एक FADH2 से हमको मिलता है 2 ATP मॉलिक्यूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। 1 NADH2 से ETC रिएक्शन जो है उसमें 1 NADH2 से 3 ATP मिलेगा, एक FADH2 से 2 ATP मॉलिक्यूल बनेगा। दिस इज हाउ योर ATP एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड किधर? F1 पार्टिकल में, बराबर। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट aerobic respiration. Why? Because you're using oxygen to do your aerobic reaction. ओके ना, यहाँ पे हमने बहुत स्पेसिफिकली वी टॉक्ड अबाउट कार्बोहाइड्रेट, जहाँ पे हम ग्लूकोज की बात कर रहे थे, है ना। बट हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो खाते नहीं है, वी ईट प्रोटीन्स ऑल्सो, वी ईट फैट्स ऑल्सो। तो उससे एनर्जी नहीं मिलती है क्या? मिलती है, बट कैसे मिलती है? जब तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है, एट दैट टाइम योर बॉडी विल go to your fats and it will go to your proteins, okay. So it will move from carbohydrate and it will try to break down fats and amino acids. amino acids क्यों बोल रही हूँ मैं? Because proteins किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से, बराबर। तो अमाइनो एसिड इज बेसिकली लाइक अ मोनोमर। एक मोनोमर और पॉलीमर होता है, दिस इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 1 यूनिट, तो 1 यूनिट विल बी माय मोनोमर, ओके। और वो 1 यूनिट ऐसे 2 यूनिट 3 यूनिट ऐसे ढेर सारे यूनिट्स टुगेदर इट विल बिकम योर पॉलीमर, राइट। सो प्रोटीन इज नथिंग बट इट इज अ पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? अमाइनो एसिड का। किससे बनता है प्रोटीन? अमाइनो एसिड से, सिंपल। सो what will happen, even your fatty acids जो होते हैं, तुम एसिड्स फैट्स जो खाते हैं, वो फैट्स ब्रेक डाउन हो जाता है तुम्हारा फैटी एसिड बनाने के लिए। तो यू हैव योर फैटी एसिड्स, यू हैव योर अमाइनो एसिड्स, ये भी ब्रेक डाउन करके एसिटाइल कोए बनाएंगे। किस लिए? कब बनाएंगे? जब तुम्हारे पास ग्लूकोज नहीं होगा, राइट। तो अब तक हमने पढ़ा था कि वी गेट ग्लूकोज, और ग्लूकोज से बनता है तुम्हारा एसिटाइल कोए, और फिर एसिटाइल कोए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में घुसेगा और बाकी का रिएक्शन करेगा। That is a complete different concept. But if you do not have your this thing, if you do not have carbohydrate, तो तुम्हारा फैटी एसिड्स जो फैट से मिलता है, या तुम्हारा अमाइनो एसिड्स जो मिलता है तुम्हारा प्रोटीन से, है ना, ये दोनों चीजें फिर ब्रेक डाउन करेंगी बनाने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम A, that is in short acetyl CoA. ये बनाएगी प्लस ATP which is your energy molecule, right? And all these things then will participate, जो हमने यहाँ पे देखा था कि ये एक बार acetyl CoA बन गया, it will participate in ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम एक और एक नाम बोलते हैं जो है तुम्हारा क्रेब्स साइकिल, बिकॉज इट वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट। तो थ्रू बाय द साइंटिस्ट का नेम इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल।
Okay, so you have TCA cycle, or you can call it as tricarboxylic acid cycle, or you can call it as Krebs cycle. किधर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. किसका? एसिटाइल कोए का. ओके, तो यहां तक ग्लाइकोलिसिस अगर नहीं हो रहा है क्योंकि ग्लूकोज नहीं है बॉडी में, तो तुम्हारा बॉडी ब्रेक डाउन करने लगेगा फैट्स को ब्रेक डाउन कर रहा है तो फैटी एसिड बनेगा, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहा है तो अमाइनो एसिड बनेगा, जो कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोए में, विच विल फर्दर गो इनटू क्रेब्स साइकिल, राइट, एंड क्रेब्स साइकिल से इट विल फर्दर गो इनटू ETC reactions, and finally you will get your ATP, which is your energy currency. Okay, so this is the whole summary of your aerobic reaction. Why? Because we are using oxygen for this reaction. Okay.